प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की बायोलॉजी का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वीवीआई आपके परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक से समझते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का जो मेरा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, है ना, उसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेस। चलिए तो आइए सबसे पहले हम पहले चैप्टर को देखते हैं। जैव प्रक्रम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई है उन सभी प्रश्नों के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र, है ना। चलिए, और रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो इस बातों से आप परेशान ना हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 10x पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त, है ना, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, है ना, अवरुद्ध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, प्लेटलेट्स। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हृदय से रक्त को हम लोग रुधिर के भी नाम से जानते हैं, है ना, इसको जो है संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निलय द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप में जाइलम का उत्तरदायी है ना, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल के वहन के लिए, ठीक है। जल के वहन के लिए जाइलम होगा। और देखिए ये आपका भोजन के वहन के लिए हो जाएगा आपका फ्लोएम। हालांकि यहाँ पे प्रश्न नहीं है ना, आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा वैसा भी प्रश्न, आप याद रखेंगे, है ना। जल के वहन के लिए जाइलम और खाद्य पदार्थों या तो भोजन के वहन के लिए हो जाएगा आपका फ्लोएम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे, है ना, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, छोटी आंत। बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, है ना, ऑप्शन में बड़ी आंत भी देखने को शायद आपको मिल सकता है, तो ऐसा ना सोचें आप, ठीक है ना। तो लंबी की स्थिति में छोटी आंत सबसे लंबी होती है ना, और इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, ठीक है ना। और बड़ी आंत जो होती है ना उसका जो है चौड़ाई अधिक होती है, लंबाई कम होती है, ठीक। यहाँ लंबाई के ऊपर आपका प्रश्न था, तो छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपका सामने है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये देखिए आपके एग्जाम में 2013, 15, 16 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा भी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑक्सिन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हार्मोन, ठीक है। चलिए ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्विखंडन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीबा में। अगला प्रश्न है इथाइल एल्कोहल, है ना, अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अवायवीय। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे पौधों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरे पौधे कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शारीरिक शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये तीनों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीशियम, है ना, पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आप जानते भी होंगे, है ना, इन बातों पे आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, और क्लोरोफिल कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में इसको कहा जाता है पर्णहरित, ठीक है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क एक भाग है, ठीक है ना, वृक्क एक भाग है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा उत्सर्जन का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3.5, है ना, किलो जूल प्रति मोल। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन, है ना, प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120 mmHg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ता। अगला प्रश्न है कि यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है, तो यकृत से निकलने वाले जो रस होते हैं उसको बोलते हैं पीतरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यकृत को देखिए लीवर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है यकृत। इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें सामान्यतः, है ना, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। चलिए अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण के लिए, है ना, किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोडायलिसिस। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्यतः, है ना, ग्लोमेरुलर, है ना, फिल्ट्रेट में निम्नांकित में से कौन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नहीं है, इसका आपको चुनाव करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, एल्ब्यूमिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवों के शरीर से, है ना, उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क की भीतरी, है ना, नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि यूरिया में, है ना, यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन। चलिए अगला प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीड़। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल रोम पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जड़ में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए, वृक्क। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि प्रागनलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसायन अनुवर्तन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी, यानी श्वसन, पोषण और जनन तीनों होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस अनुसार से आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है तो किसके द्वारा पकड़ता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कूटपाद द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई, है ना, शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होती है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते चलिए, जितने भी प्रश्न हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है ना, क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, स्वच्छवास। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त का लाल होना किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि प्रकाश संश्लेषी अंग है ना, ये है पत्तियों का। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी होती है? तो ये होती है 0.03%। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रहणी भाग है ना, किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत का। अगला प्रश्न है कि हरे पौधों में है ना पोषण की विधि कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वपोषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमीबा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राणी संभोजी। आते हैं अगले प्रश्नों पे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइपेज। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख से, है ना। जब हमारा भोजन जब हम लेते हैं अपने मुख में तो पचना तो मुख से ही शुरू होती है ना, और पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है ना। और जल का अवशोषण जो होता है बड़ी आंत में होता है, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि किस पाचक रस के प्रभाव से, है ना, आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेनिन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है ना। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इन प्रश्नों का उत्तर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 72 बार। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बोमेन संपुट में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, लगभग। तो देखिए नेफ्रॉन की संख्या जो होती है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 10 लाख। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, है ना, यानी कि पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, सभी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जक नहीं है? देखिए ऐसे सारे प्रश्न जहाँ पे आपको नहीं लिखा गया हो उस प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें, ठीक है। बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, है ना, तो नहीं जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे प्रश्नों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, है ना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हृदय मनुष्य, है ना, हृदय मुख्य अंग है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवहन तंत्र। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का वहन करना। ठीक है, अब भोजन के लिए होगा ये आपका फ्लोएम। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, है ना, वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन एक क्या है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में निर्मित भोजन एक, है ना, अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवहन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, ठीक है, कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120/80। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्क के रचनात्मक, है ना, एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोमेन संपुट एवं, है ना, ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मेल्फिगियन कोष। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 30 mg। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 मिलियन। आते हैं अगले प्रश्नों पे कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी कि गोंद, टैटिन और रेजिन, ये तीनों होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्तीय कोशिका। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होता है? ठीक है, होती है, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पोषण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए काइम। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कूटपाद। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुख गुहा से। चलिए आते हैं, और पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वसा के पाचन में सहायक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइपेज। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत विद्यमान रहती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03%। अगला प्रश्न है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना हरित लवक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना कार्बन O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और निष्कासन क्या करते हैं, मैंने छोड़ते क्या है? तो इसका होगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरोफिल है ना अणुओं को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी अंग। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशयी रस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना पेप्टोन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए इस प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना ब्रूनस। चलिए अगला प्रश्न है कि निःश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विघटन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना हीमोग्लोबिन में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी Q1। चलिए अगला प्रश्न है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेकिया। चलते अगला प्रश्न देखते हैं है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में है ना रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ATP। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज को। चलिए अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिकीय द्रव्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि ATP में है ना फॉस्फेट की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त है ना इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की
क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वच्छवास। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि मनुष्य का मुख्य है ना नाइट्रोजनी ऑक्सी उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरिक अम्ल। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से किस है ना कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा है ना कौन पौधों में जल का संवहन उत्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना सीरम। अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना बायां अलिंद में। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना ल्यूकोसाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना स्फाइग्नोमेनोमीटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध रक्त को हृदय से है ना शरीर के किस भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है? ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धमनियाँ। चलिए आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उक्त है ना कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC है ना रहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना हरित लवक। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03%। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है चलिए कि इनमें किसके द्वारा है ना अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कूटपाद। चलिए अगला प्रश्न है इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी है ना ग्रसनली से जुड़ा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना निलय है ना निगल द्वार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रहणी भाग है ना क्या है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना छोटी आंत का। ये जो छोटी आंत का ही क्या है ग्रहणी भाग। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टाइलिन परिवर्तन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना मंड को शर्करा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना मोनोसिस्टिस्ट है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पेप्सिन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है ना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ये सेलुलोज जो है सो क्या है ये मनुष्यों में ये एंजाइम अनुपस्थित होता है क्योंकि ये जानवरों में पाई जाती है जैसे गाय है ना इन सभी जानवरों में। चलिए आते हैं जो घास खाने वाले जानवर होते हैं। ठीक है चलिए मनुष्य तो घास खाते नहीं हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना आमाशय। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि किस पाचक रस के प्रभाव से है ना आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा है ना दूध का थक्का जम जाना ये होगा रेनिन के कारण। ठीक है चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कार्बन है ना स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में है ना
ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा है ना ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वसन की क्रिया में है ना खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विघटन। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, रंध्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानी एवं घुलित है ना खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जाइलम नलिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल तथा घुलनशील है ना लवण का मूल रोम है ना से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि पूरा होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाइलम। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध है ना शुद्ध या ऑक्सीजनित, ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, धमनियाँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हृदय के वैषमों एवं शिथिलन कहलाता है? वैषमों का शिथिलन क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डायस्टोल। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, NH3। चलिए अब आते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है ना, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, चलिए आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न दिखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कुछ आपको कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। चलिए आइए, तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है ना शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनेप्स। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्नों को एकाग्रता और ध्यानपूर्वक से समझते चलिए। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है ना, कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है ना, ये क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में है ना कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चबाना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? ये प्रश्न देखिए 2013 एनुअल में, है ना, यानी कि वार्षिक परीक्षा में 2015 और 16 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मधुमेह। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो किसके कमी से? तो आयोडीन की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि कवक में पोषण की, है ना, पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत्युजीवी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव में डायलिसिस थैली है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख, याद रखिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेंगू, है ना, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा शुद्ध जल में। ठीक है, डेंगू। और एक आपसे मलेरिया के लिए पूछा जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो वो गंदे जल में रहते हैं। इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। डेंगू उत्पन्न होने वाले शुद्ध जल और मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदे जल, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। चलिए आइए
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी दोनों है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि पौधों में समन्वय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रासायनिक विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन में। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है उद्दीपन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पाराथायरॉइड ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, है ना, फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाले हार्मोन्स कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, साइटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अनुकरण को रोकने वाला हार्मोन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है कि एक नर हार्मोन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी, यानी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये सभी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, साइटोकाइनिन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, वृद्धि रोधक। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एथिलीन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की गति को नियंत्रण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेडुला। अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कशेरुकदंड। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एडीएच हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, है ना, अंडाशय को। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा, है ना, द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रवाह में के किस भाग
की ओर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, छाया वाले भाग की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडोस्कर, है ना, सर्ग का कारण है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, FSH। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है ना, कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्तियों में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित लवक। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो परोह, इसका मतलब होता है तना की वृद्धि, है ना, प्रोत्साहित करता है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय, है ना, होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका समन्वय। अगला प्रश्न है कि पौधों में पत्तियों फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस हार्मोन्स के, है ना, किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता और पौधों लंबा होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जिबरेलिन। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं उपस्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय तथा पैक्यूयाज में। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, है ना, ड्यूरामेटर। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 31। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, हाइपोथैलेमस। चलिए अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पायरमेटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सिनेप्स। अगला प्रश्न है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, रसायन अनुवर्तन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, विद्युत संकेतों के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एड्रीनल। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यौवनारंभ से, है ना, संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एस्ट्रोजेन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप में रासायनिक, है ना, समन्वय किस प्रकार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्मोन्स द्वारा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए, है ना, जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक, है ना, तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अंतरातंत्रिकाणु। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु, है ना, प्रतिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉनों से होकर कहाँ जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अभिवाही अंग में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, न्यूरॉन में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है
तो तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों में जिस संगलन संगम स्थल से गुजरना पड़ता है वह है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अंतःग्रंथ, जिसको हम लोग सिनेप्स के भी नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रवाह मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि घ्राण, है ना, केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अग्र मस्तिष्क। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन अनुवर्तन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जलानुवर्तन। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि दुधारू पशुओं से, है ना, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन्स का इंजेक्शन, है ना, यानी कि इंजेक्शन यानी सुई दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आवश्यकता से अधिक, है ना, थायरॉक्सिन के बनने पर बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, करेक्टोजिम। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पतझड़ से उत्प्रेरित करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ए भी कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक पादप हार्मोन जो पौधों में, है ना, वृद्धि का घटक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि आवेग उत्पन्न करने वाला कारक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिक्सीडेमा का नाम, है ना, नाम बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, थायरॉक्सिन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बेंटिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा हार्मोन्स, है ना, संतानों उत्पत्ति के बाद, है ना, दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य, है ना, स्रावी दोनों है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुमूत्रता की बीमारी, है ना, किस हार्मोन्स की अधिकता से होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, वेसोप्रोसिस या एडीएच के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एड्रीनल किस अंगक पर सीधे कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर का कौन सा भाग, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मस्तिष्क। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडुला में। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उल्टी आने की क्रिया, है ना, तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडुला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा हार्मोन, है ना, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थायरॉक्सिन के स्राव में कौन तत्व आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, डेंड्राइट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, एक्सॉन। चलिए अब आते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपके सामने है ना, तीसरा, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए तो इसका जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है ना, कौन सा भाग परागकण बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, है ना, सी, पुंकेसर। तो प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, है ना, और कुछ थोड़ा उससे हट करके भी है जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, है ना, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें।
ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वृषण में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, स्त्री में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्नों पे। स्त्री में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, वो एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडाशय। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इष्ट में। अगला प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रावाहिका। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुलन। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव जनक, है ना, जनन अंग किस आयु की परिपक्वता, है ना, की क्रियाशील होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, इष्ट। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निषेचन। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फैलोपियन नलिका। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राग कोश में होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, प्रागकण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडाणु निषेचित होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, फैलोपियन नलिका से। अगला प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको कि मादा एनोफिलिस, है ना, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंदा जल में। ठीक है, और डेंगू शुद्ध जल में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुक्राणु बनता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, वृषण में। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इष्ट। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि पुष्प, है ना, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलों द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साफ जल में। अगला प्रश्न आपके सामने कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा, है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, निषेचन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कार्पेट, है ना, ल्यूटियम को से स्रावित हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ट्राइकोमोलिएसिस। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्री में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पर कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पपीता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एड्स। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 दिनों, है ना, 28 दिनों की। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सिफिलिस। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव भ्रूण, है ना, मानव भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार के जनन में, है ना, जनक के शरीर के कलिका निकलती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकुलन में। अगला प्रश्न है कि स्त्री के सर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अंडाशय। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परागकोश। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में।
चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निषेचन के फलस्वरूप है ना अंडाशय की दीवारें बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फल। अगला प्रश्न है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीजावरण। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन है ना संचारित रोग नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टाइफाइड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका के केंद्र में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है ना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फूल में पौधों के नर भाग को क्या कहा जाता है ना उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुंकेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यौवन की आयु क्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडोत्सर्ज कब होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परागकोश। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा है ना अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है ना जनन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है ना टेस्टोस्टेरोन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु के गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना मानव गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो आंसर होगा 23। जोड़ा में 23 और सिर्फ संख्या पूछे जोड़ा नहीं दिया हुआ रहे तो होगा 46। ठीक है, इन बातों के आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि प्लेनियरिया है ना में अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना अपखंडन। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुजात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडाणु। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना युग्मनज का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में है ना कौन चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों यानी एड्स और गोनोरिया दोनों होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुक्राणु का प्रमुख संग्रहण स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी है ना एपिडाइडिमिनस है ना डिमिस। ठीक है, एपिडाइडिमिस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में निषेचन का स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडवाहिनी। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना बासेक्टोमी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना प्लेसेंटा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें है ना किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। इसका सही आंसर होगा ईस्ट। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका के केंद्रक में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनन है ना चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनन की मूल घटना क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीएनए की प्रतिकृति बनना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि एकल जीव है ना प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहुखंडन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भ निरोधक की विधि कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंडोम का प्रयोग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मादा में निषेचन कहाँ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना डिम्ब वाहिनी में। अगला प्रश्न है कि प्लेनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। इस प्रकार अनेक है ना प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना
पुनरुद्भवन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुकुलन। अगला प्रश्न है कि कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए हैं, है ना, पैरों के बदले गए पैर उगा लेते हैं, है ना, इस प्रक्रम का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पुनरुद्भवन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा। जनन किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कायिक प्रवर्धन। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम परिस्थितियों में बीजाणु के ऊपर एक रक्षक, है ना, आवरण चढ़ जाता है। इस रक्षक आवरण का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पुटी। आइए अगले प्रश्नों पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में उभयलिंगी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, केंचुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? इसका सही आंसर होगा मेढक। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विखंडन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ट्रेम्बले। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी संरचना द्वारा भ्रूण को मांस के रुधिर से पोषण, है ना, मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अपरा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक पौधा जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है उसको कहते हैं सागौन। चलिए अब अगले प्रश्नों पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी जीवित, है ना, संरचना है। इसका सही आंसर होगा युग्मनज। अगला प्रश्न है कि गुलाम में होता है। इसका सही आंसर होगा तना कायिक प्रवर्धन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोन। अगला प्रश्न है कि निम्न में उभयलिंगी पौधा है? इसका सही आंसर होगा सरसों। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में अंड प्रजनन, है ना, प्रजक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेढक। अगला प्रश्न है निम्न में सजीव प्रजक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गाय। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रिम्बी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अंडाशय में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन यौन संचरित रोग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गोनोरिया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पादप समूह के पौधों में, है ना, जननांग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लड़कों में यौवन आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिक्राग पुष्प के किस जननांग के भाग हैं? इसका सही आंसर होगा स्त्री केसर। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि अस्फाइग्रो, है ना, गायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? इसका सही आंसर होगा खंडन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि कौन सा प्रक्रम, है ना, आश्वस्त करता है कि पृथ्वी पर के पौधे और जंतुओं की प्रजातियां लुप्त नहीं होंगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं, है ना, वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं उसे गन्ना कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पौधों का नाम दिया हुआ था, इन्हीं में आपको खोजना था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्ट्रॉबेरी पौधों के प्रकृति जनन की विधि का नाम लिखें? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दाव लगना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा पुष्प में। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिफिलिस किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा जीवाणु। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि एड्स किसके कारण होता है, इसका सही आंसर होगा विषाणु। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं, इसका सही आंसर होगा जनन। चलिए अगला प्रश्न है कि बीजाणुओं द्वारा जनन है, यह है अलैंगिक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पादप जो कमजोर तने वाला भूमि पर फैलता हो उसको कहते हैं मूंग। चलिए अब आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपके सामने है ना, जिनका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, है ना। ये 4 चैप्टर है ना। तो आइए इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ देखते रहिए। चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने है कि मानव के शरीर किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 जोड़ा। चलिए है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो युग्म पूछा है ना, यहाँ पे देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा ही, ठीक है। अगला प्रश्न है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों में होता है ऑप्शन बी होगा XX, और पुरुष का यदि पूछे तो होगा X और Y गुणसूत्र, ठीक है। इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्विलिंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समजात अंगों के उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंचुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती अंग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया, है ना, किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा डार्विन। अगला प्रश्न है कि द ऑर्गन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक, है ना, किसने लिखी, इसका सही आंसर होगा डार्विन ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि मेंडल ने मटर के पौधों में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों का चयनित किया, तो इसका सही आंसर होगा गोल। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर होगा 22 जोड़ी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में लिंगा निर्धारण करता है, इसका सही आंसर होगा लिंग, है ना, क्रोमोजोम। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गुणसूत्र की संख्या होती है, इसका सही आंसर होगा, है ना, 23 जोड़ी, ठीक है। यदि आपका आंसर में 46 होता तो 46 भी होता है ना। तो यदि 23 और 46 दोनों रहे और यहाँ सिर्फ गुणसूत्र की संख्या पूछे तो इस अनुसार से आपका आंसर होगा 46, लेकिन 46 नहीं था तो अब हो जाएगा आपका 23, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। जोड़े पूछे तो 23 आपको टिक लगाना है, यहाँ पे जोड़ा था नहीं और 46 भी आपका नहीं था, तो इस अनुसार से आंसर होगा आपका 23। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान, है ना, आपका F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात है, इसका सही आंसर होगा 3:1। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, इसका सही आंसर होगा, है ना, 30,000 से 40,000 तक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पिता के वायु गुणसूत्र पर, ठीक है। बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है ये पिता के गुणसूत्र पे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस पौधों का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मटर का पौधा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेंडल के मटर, है ना, कुल के पौधे, है ना, मटर कुल के पौधे जो पायसम सेटिवन के नाम से भी जानते हैं, के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीव विज्ञान की शाखा वह शाखा जिसमें जीवों के है ना, वांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जेनेटिक्स। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, XY गुणसूत्र। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी है ना जीन प्रारूप एवं जीनोटाइप। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? इसका सही आंसर होगा साधारण मटर का पौधा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा चिंपैंजी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहुत साधारण। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डीएनए तथा प्रोटीन के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिन शब्द किसके प्रारूप प्रस्तुत है ना, जिन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉनसन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा केंद्रक में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपचायक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डार्विनवाद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि उपार्जित लक्षणों का वांशिक सिद्धांत किसने है ना प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना लामार्क ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समजात असमजात अंग। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन है ना स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए XX और पुरुषों में XY। ठीक है, इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है ना DNA। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास की आधारभूत घटना क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए DNA प्रतिकृतिकरण। अगला प्रश्न है कि समजात अंग के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है ना पक्षी के डैने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणसूत्र में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन सा कारण है ना कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीन। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है? इसका सही आंसर होगा केंद्रक। अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार की गोभी का विकास कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृत्रिम चयन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डायनासोर किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा सरीसृप का। अगला प्रश्न है कि ब्रोकोली का विकास किस विधि से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृत्रिम चयन। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या है? इसका सही आंसर होगा 46, है ना। आपने देखा यहाँ गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, यहाँ आपको 23 भी दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा 46। अगर आपके प्रश्न में जोड़ा पूछता तब होता आपका 23। ठीक है, तो इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि लक्षण ए किसी अलैंगिक जनन है ना वाली जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी उसी जाति में 60% पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना लक्षण ए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र गुणसूत्र XX और XY किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है ना लिंग गुणसूत्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग निर्धारण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्राणु। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक नवजात बच्चे में है ना XY गुणसूत्र युग्म पाया जाता है, यह लड़का है अथवा लड़की? तो देखिए XY जो है ना ये जो है सो आपका होगा लड़का। ठीक है ना, यदि X और Y का गुणसूत्र का अगर है ना ये हो है ना तो क्या होगा युग्म मिले तो क्या होगा जो बच्चे पैदा होंगे वो होगा लड़का। अगर XX गुणसूत्र का अगर युग्म बनता है तो होगा लड़की। इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं है ना
जिसने पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक होने वाले अध्ययन प्रथम बार किया था, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेंडल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेंडल द्वारा अपने आनुवंशिकी के प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मटर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव, है ना, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं, इसका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, है ना, जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डार्विन। अगला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जल में। पहले जो है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जल में ही हुई थी। चलिए अब आते हैं अगले चैप्टर पर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। चलिए तो इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है ना, कि निम्नांकित में कौन, है ना, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन से समूह में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपघटक का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमृता देवी बिश्नोई, है ना, पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसका सही आंसर होगा जीवन, है ना, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक, है ना, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए DDT। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जंगली जानवर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सही आहार श्रृंखला क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पहले घास, फिर हिरन, फिर शेर, है ना। शेर क्या करते हैं, हिरन को खाते हैं, और हिरन क्या करती है, घास को खाती है। तो ये होगा आपका सही आहार श्रृंखला। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, शैवाल, जलीय कीट और मछली। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक भूतल भूमिगत जल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कुआं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, जंगली जानवर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 3। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घास। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, इसका सही आंसर होगा सर्प। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, घास, बकरी और मनुष्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एक दिशीय। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, CFC। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, इसका सही आंसर होगा शाकाहारी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र और तृतीयक उपभोक्ता है, इसका सही आंसर होगा सर्प। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वन, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, है ना, तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर और उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है, तो कचरा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सर्वाहारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा जल जीवशाला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरो 2, है ना, यूरो 2 का संबंध है
तो देखिए यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 है ना, ये सभी जो सो आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, जल्दी आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, गेहूं, पौधे है ना, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, द्वितीय पोषी स्तर का। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, फलों के छिलके, गोबर, पेपर। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, स्वपोषी अथवा उत्पादक। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1%। अगला प्रश्न है कि भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, बगीचा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नील रहित शैवाल है ना किस पोषी स्तर से संबंधित है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है ना, अगला प्रश्न है कि एक सर्वाहारी जीव है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुत्ता। अगला प्रश्न है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10%। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनाइटेड नेशंस है ना ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग का संक्षिप्त रूप क्या है, इसका सही आंसर होगा UNEP। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारिक तंत्र है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानव निर्मित। अगला प्रश्न है कि किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1%। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वातावरण में ओजोन की मात्रा गिरावट लाने वाले मुख्य कारक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CFC। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम लोग UNEP भी कहते हैं के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच है ना यह सर्वानुमित बनती CFC के उत्पादन को 1986 के है ना स्तर पर ही सीमित रखा जाए, यह सर्वानुमानित किस वर्ष बनी थी, इसका सही आंसर होगा 1987। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि CFC का निम्न में से किसके लिए किया जाता है ना, निम्न में किसके लिए किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना रेफ्रिजरेशन जिसको हम लोग फ्रीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले चैप्टर पे, ये आपका अंतिम चैप्टर है ना, जिसका नाम है आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से VVI ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी प्रश्नों को चलिए देखते हैं। तो पहला आपके सामने प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है ना, मुख्य जो उद्देश्य था उसका संरक्षित करना था, क्या था भाई, तो वृक्षों को, ठीक है ना, वृक्षों को ही संरक्षित करना था, बचाना था, ठीक है। चलिए तो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक से देखते चलिए, है ना। ये आपका अंतिम चैप्टर है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवधारी। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि वन संरक्षण का उपाय है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल है ना उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है ना बादलों वाला दिन में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वन संपदा का एक उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लकड़ी।
आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुआं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोयला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीएफसी का पूरा नाम बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा सन 1970 में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 97%। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जीवधारी। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वन संपदा का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेनी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वह है आपका भूमंडलीय ताप वृद्धि से। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाले नगर हैं? तो इसका सही आंसर होगा हरिद्वार। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? इसका सही आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वनीकरण। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या हैं? इसका सही आंसर होगा जंगल। अगला प्रश्न है कि विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खेजड़ी वृक्ष। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जैव संरक्षण। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? इसका सही आंसर होगा भोजन। अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 78%। ठीक है, और 21% होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इन बातों के ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका 0.03%। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पवन। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1970। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण एक विधि है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खादिन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिमाचल प्रदेश की प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण संरचना है? इसका सही आंसर होगा कुल्ला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिपको आंदोलन, ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? इसका सही आंसर होगा रेनी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो हम बायोलॉजी का जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी चैप्टर से देख रहे थे, है ना, यहाँ पे ये समाप्त तो होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, है ना, तो जिससे कि उन सभी विद्यार्थियों का भी इसका फायदा मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें, है ना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।